कल कहाँ तक किए थे बताओ? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नर्स इक्वेशन था। नर्स इक्वेशन लेक्चर 5 है ना ये? यस। नर्स इक्वेशन के क्वेश्चंस कल कर लिए थे, है ना? कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई किए, तो चलो आज भी एक दो क्वेश्चंस करते हैं सब। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग कंसंट्रेशन सेल्स बता दिए थे, तो मतलब गैल्वेनिक सेल का हम लोग एंड कर ही चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेल टीएल से ये जा रहा है टीएल प्लस 0.001 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है Cu2 प्लस 0.1 मोलर से Cu सॉलिड। ठीक है, यह सेल दिया गया, इसमें पूछा गया है ई ऑफ सेल, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, चार ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन। ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग Tl प्लस का कंसंट्रेशन। ऑप्शन सी, डिक्रीजिंग Cu2 प्लस। एंड ऑप्शन डी, डिक्रीजिंग Tl प्लस। चलो करो, तो आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। बना रहे हो तुम लोग? सर बी और सी। बी और सी उल्टा सोच रहे हो? बी और सी या फिर ए और डी? ई सेल कैन बी इंक्रीज्ड बाय पूछा गया, एक बार ध्यान से सोचो। हाँ सर। यस सर, ऑलरेडी। हाँ सर, अब आंसर बताने पे तुम लोग बताओगे नहीं, ए और डी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसमें नर्स इक्वेशन लिख लो तुम लोग। नर्स इक्वेशन क्या आएगा इसका? पहले इसके इसके लिए तो हम लोग लिख लेते हैं हमारा जो बैलेंस नेट इक्वेशन हमारा क्या आएगा इसमें, ये बताओ ना तुम लोग, जल्दी से बताओ। 2TL। नेट, हाँ नेट इक्वेशन हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तुम लोग कर लेना, कैथोड और एनोड पे क्या होगा, डायरेक्ट नेट इक्वेशन लिख रहे हैं। यहाँ पे टीएल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 2TL प्लस Cu2 प्लस, इसका कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर दिया गया। ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 2TL प्लस
इसका कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ 0.001 मोलर और प्लस Cu सॉलिड, यही होगा हमारा नेट इक्वेशन। अब इसके लिए ई सेल क्या आएगा हमारा, ई सेल का एक्सप्रेशन क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है यहाँ पे, 2, ठीक है। और इधर हम लोग लॉग, अब लॉग क्यूसी लिखेंगे हम लोग। लॉग क्यूसी में जब इसका क्यूसी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो टीएल प्लस का स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, Cu2 प्लस का कंसेंट्रेशन, यही होगा हमारा क्यूसी का एक्सप्रेशन। यस और नो। अब इसको अगर हम लोग फर्दर ब्रेक करके लिखें तो ब्रेक करके क्या आएगा, ई नॉट सेल माइनस क्या लिख सकते हैं, देखो ये इसको लॉग, ये डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना इसको, लॉग टीएल प्लस का स्क्वायर और माइनस लॉग Cu2 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं इसको, लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में। यस सर। यस और नो। तो इस केस में देखो ये 2 आगे आएगा हमारा, तो 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, तो इसको डायरेक्टली देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.059 और ये लॉग, यहाँ पे बच गया क्या हमारे पास, टीएल प्लस, एक ये आ गया और ये माइनस है और आगे माइनस है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस बनेगा और ये बन जाएगा 0.059/2 और इधर क्या बच गया हमारे पास, लॉग Cu2 प्लस, यही आ रहा है हमारे पास, देख लो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि ई सेल हमको बढ़ाना है, तो ई सेल इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टीएल प्लस का कंसेंट्रेशन, तो देखो टीएल प्लस का कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा तुम डिक्रीज करोगे, टीएल प्लस जितना ज्यादा घटाओगे तो घटाने पे ये क्या वैल्यू आएगा, लॉग का वैल्यू नेगेटिव जाएगा। यस और नो। Yes. टीएल प्लस अगर तुम डिक्रीज कर रहे हो तो लॉग का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव जाएगा ना, जितना ज्यादा मतलब लॉग 1 से अगर छोटा रहता है तो लॉग नेगेटिव। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर अब आ रहा है, आप लीव कर। नहीं यार, रुको 1 मिनट, बार बार issue आ रहा है। होस्ट शिफ्ट करो जल्दी से, प्रियांशी। ओके। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। चलो फटाफट देखो यहाँ पे, टीएल प्लस का कंसेंट्रेशन जितना ज्यादा घटाओगे, ये जितना ज्यादा डिक्रीज करेगा, लॉग का वैल्यू नेगेटिव जाएगा ओवरऑल, और लॉग नेगेटिव होगा तो आगे यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। यस और नो, बोलो जल्दी से। यस यस सर। तो ये अगर प्लस होगा तो ई सेल का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा ही ना, ई नॉट सेल में वो ऐड होगा तो ऑब्वियसली ई सेल का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो टीएल प्लस का कंसेंट्रेशन तो घटाना होगा, लेकिन Cu प्लस का कंसेंट्रेशन हमको क्या करना होगा बताओ तो, क्योंकि Cu प्लस ऑलरेडी आगे यहाँ पॉजिटिव है, प्लस है आगे, तो लॉग का वैल्यू जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे ये प्लस होगा तो ऑलरेडी वो ऐड ही होगा, तो Cu प्लस का कंसेंट्रेशन हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इंक्रीज करना होगा ना, ताकि लॉग का वैल्यू क्या हो हमारा, पॉजिटिव हो। यस और नो। यस सर। तो यहाँ पे देख लो, अगर ई सेल को इंक्रीज करना है हमको, ई सेल बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, टीएल प्लस का कंसेंट्रेशन डिक्रीज करना होगा और Cu प्लस का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करना होगा।
तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो CO2 प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग मतलब ऑप्शन ए, और Tl प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज ऑप्शन डी। ए और डी हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया बात? क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चंस थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं। समझ में आया या नहीं, ये बताओ। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. लिख लिए? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। A shell contains 2 hydrogen electrodes। 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं सेल में। द नेगेटिव इलेक्ट्रोड is in contact with a solution of 10 to the power minus 6 molar H plus ions। ठीक है। The EMF of the cell is 0.118 volt at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। पूछा गया हमको कैलकुलेट द concentration of hydrogen ions at the positive electrode। ठीक है, द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कल तुम लोग का एक फॉर्मूला लिखाए थे इनफैक्ट पीएच से रिलेटेड, बताए थे ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स अगर होगा तो वो पीएच के फॉर्म में एक फॉर्मूला लिखाया गया था इस सेल का। Yes. यस और नो? याद Yes. है? बस उसी को यूज करना है और सॉल्व करना है। जल्दी फटाफट ये बन जाना चाहिए। बनाओ जल्दी से। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड समझते हो ना? नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल में? Anode. एनोड। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड। मतलब कैथोड वाले इलेक्ट्रोड का तुमको वो H प्लस कंसेंट्रेशन निकालना है, वो मतलब वो कितने के कांटेक्ट में है। कल जो फॉर्मूला बताया तो बस उसी से आ जाएगा तुम्हें। जल्दी से पुट करो।
बन गया? कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार। क्या फॉर्मूला बताया था, बताओ फॉर्मूला क्या था, ये बताओ मेरे को। ई सेल, जल्दी से बताओ जो भी फॉर्मूला लिखे हो। 0.0591 0.0591 into pH of anode pH of anode minus pH of cathode pH of cathode, ठीक plus है, half into log प्लस हाफ इंटू लॉग pH2 of anode. pH2, मतलब ये पार्शियल प्रेशर है ना, Yes. और ये पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ये क्या है, ऊपर एनोड का, और नीचे पार्शियल प्रेशर ये किसका है, कैथोड का। समझ में आ रहा है बात? यही था फॉर्मूला हमारा। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, तुमको पार्शियल प्रेशर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में। तो पार्शियल प्रेशर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेके बना सकते हैं हम लोग। तो जो हमारा हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, और या जो यूज किया गया हाइड्रोजन गैस, हम लोग कितना एज्यूम कर सकते हैं, वो 1 atm एज्यूम कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि अदर उसके अलावा कोई और अगर प्रेशर होता तो वो हमको मेंशन किया हुआ रहता, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, मतलब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज्यूम करके कर सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, 1 atm। मतलब दोनों जगह तुम देखो, एनोड और कैथोड दोनों जगह हाइड्रोजन गैस ही यूज हो रहा है। तो हाइड्रोजन गैस का दोनों जगह हम लोग पार्शियल प्रेशर कितना एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, 1 atm। यस और नो? तब देखो ये फॉर्मूला तुम लोग यूज करो। ई सेल कितना दिया हुआ है हमको, ईएमएफ ऑफ सेल कितना दिया हुआ है, 0.11 वोल्ट, 118 वोल्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये 0.0591 ये हो गया। अब पीएच ऑफ एनोड कितना लोगे ये बताओ तुमको। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सेल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड हेलो, Yes, sir. क्या आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल भी क्या? सर अभी आ रहा है, कुछ देर पहले चला गया। अरे यार ये बार बार क्या हो रहा है। फिर से होस्ट शिफ्ट करो प्रियांशी। पता नहीं क्या सीन है। अब देखो दिख रहा है स्क्रीन, Yes. ठीक है। अब देखो यहाँ बोला गया है कि ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है हमारा, वो 10⁻⁻6 मोलर के कांटेक्ट में H प्लस के। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड हम लोग एनोड को बोलते हैं। तो H प्लस कंसेंट्रेशन जो एनोडिक कंपार्टमेंट का है वो दिया हुआ है 10⁻⁻6। तो मतलब पीएच ऑफ एनोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। Yes. तो पीएच ऑफ एनोड यहाँ से एक्सपोर्ट करो। पीएच ऑफ कैथोड हमको नहीं पता, ये फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। पीएच ऑफ कैथोड यहाँ फाइंड आउट करना है, प्लस
हाफ ऑफ लॉग पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन ऑफ कैथोड बाय सॉरी एनोड बाय कैथोड लेना है, तो दोनों का पार्शियल प्रेशर तो 1 1 ही है, हाइड्रोजन का 1 एज्यूम कर रहे हैं ना हम लोग, यस और नो? yes sir, तो 1 1 एज्यूम करोगे तो वहां पे log 1 आ जाएगा, और log 1 का वैल्यू वो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा वहां पे, वो वाला पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ से जल्दी से तुम मेरे को पार्शियल प्रेशर कैथोड का फाइंड आउट करके बताओ क्या आ रहा है, जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। पार्शियल प्रेशर नहीं सॉरी, पीएच ऑफ कैथोड कितना आ रहा है? कितना आया? sir 4.03 अच्छा, तो नियरली 4 ले सकते हैं हम लोग, यस और नो? yes yes पीएच आ गया तो अब एच प्लस नहीं निकाल सकते हो, एच प्लस कैथोड का क्या होगा, कैथोडिक कंपार्टमेंट में 10 power minus 10 to the power minus 4. 10 टू द पावर -4 मोलर, यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में, यही पूछा गया है ना। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब कैथोड पे। आ गया आंसर? ठीक है, yes देख लो एक बार, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे हम लोग अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत? दोस्त नहीं, नोट कर लिया ना तुम लोग इतना? yes sir नोट कर चुके हो? चलो, तो अब हम गैल्वेनिक सेल हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम लोग कंसंट्रेशन सेल्स भी डिस्कस कर चुके हैं, वो स्पेशल टाइप होता है गैल्वेनिक सेल का। नेक्स्ट हम लोग सेकंड टाइप ऑफ सेल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हेडिंग डाल लो तुम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में हम लोग देखे थे कि गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल था जिसमें कि केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा, यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, केमिकल एनर्जी में। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे होंगे, तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट पास करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम लोग स्पॉन्टेनियस बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस खुद ऑकर नहीं कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हो रहा है, हमारा स्पॉन्टेनियस हो रहा है वो। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोला जाता है। आवाज आ रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, डिकम्पोजिशन ऑफ, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, थ्रू aqueous और molten state of the electrolyte। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करके डिकम्पोज करते हैं, किसमें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। और जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो
इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होना चाहिए, आइदर एक्वस स्टेट में होना चाहिए या मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइट जो भी यूज करोगे वो आयनिक कंपाउंड होगा, और आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, सॉलिड फॉर्म में अगर रहेगा वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए वो किस फेज में होना चाहिए, आइदर मोल्टन फेज में या एक्वस फेज में होना चाहिए, क्योंकि मोल्टन या एक्वस फेज में उसके पास फ्री आयंस होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। सॉलिड फॉर्म में एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड के थ्रू उनके आयंस बंधे हुए रहते हैं, है ना, लेकिन जैसे ही वो मोल्टन फेज में आ गया तो उसके आयंस, वो बॉन्ड टूट जाता है और आयंस क्या हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं, तो आसानी से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, और तुम लोग खुद ही देख लेना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उससे पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ चुके हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो वही ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, दूसरा डिफरेंस हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है ना, उसमें हम लोग सिंगल सेल ही यूज करते हैं, मतलब सिंगल कंपार्टमेंट ही यूज करते हैं। गैल्वेनिक सेल में हम लोग दो अलग अलग हाफ सेल वाला कंपार्टमेंट यूज कर रहे थे, कैथोडिक कंपार्टमेंट अलग था हमारा, एनोडिक कंपार्टमेंट अलग था। यहाँ पे कैथोड और एनोड जो है वो एक ही इलेक्ट्रोलाइट शेयर करेंगे, समझ में आ रहा है बात, सिंगल इलेक्ट्रोलाइट वो कैथोड और एनोड दोनों के लिए होगा। लेकिन गैल्वेनिक सेल में क्या था कि कैथोड और एनोड दोनों का इलेक्ट्रोलाइट क्या था, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट शेयर अलग। कर रहे थे, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट था ना वहां पे, याद है? यस सर। चलो, ये एक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, सॉरी ये एक इलेक्ट्रोड हुआ, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पे इससे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करेंगे, तो इसको ऐसे बना देते हैं, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे डेफिनेशन कैथोड और एनोड का हम लोग डिफरेंटली करते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये हो गया, नोटेशन समझते हो ना सेल का या बैटरी का, यस सर। जो लॉन्गर लाइंस होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल है, शॉर्टर लाइंस ये नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा उसको हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोड बोलते हैं, एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड। पढ़े हो या नहीं ये सब? Yes, sir. यस। ठीक है, और जहाँ ये हम लोग जो कॉमन यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब ये आइदर मोल्टन फॉर्म में यूज कर रहे हैं हम लोग या एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये पूरे ओवरऑल इसी सेटअप को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो कैथोड और एनोड दोनों के लिए सेम इलेक्ट्रोलाइट शेयर हो रहा है, बल्कि गैल्वेनिक सेल में वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स थे। तब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस में, ये पूरा जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ऐसा लिख सकते हैं इसको, बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट in non-spontaneous process is carried out, और इसी को बोला जाता है दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, और ये जो पूरा डिवाइस हम लोग apparatus जो इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, इस पूरे डिवाइस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ में आया, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे वैसे पॉइंट्स नोट करके लिख लेना कि बोथ द इलेक्ट्रोड्स, कैथोड और एनोड, ठीक है, शेयर द सेम इलेक्ट्रोलाइट, शेयर द सेम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोलाइट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग यूज किए उसका डिकम्पोजिशन होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिकम्पोज करता है।
अब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डिकम्पोज करेगा तो उसमें एक आयन जो है उसका दो अलग अलग आयंस होंगे इलेक्ट्रोड में, ओ सॉरी इलेक्ट्रोलाइट में। एक पॉजिटिव आयन कैटायन होगा और दूसरा एनायन होगा। तो वहां पे देखोगे एक आयन क्या होगा, रिड्यूस होगा, और दूसरा आयन जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है वो कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा, एनोड पे या कैथोड पे, ये बताओ। ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, बताओ जल्दी से। ऑक्सीडेशन कौन से इलेक्ट्रोड पे होगा, एनोड। एनोड। तो हमेशा ध्यान रखना एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और कैथोड पे हमेशा कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन। रिडक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो है इलेक्ट्रोलाइट के वो क्या होंगे, एक आयन जो होगा उसका रिड्यूस होगा, एक आयन ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा और रिडक्शन कैथोड पे होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का, मतलब हमको कैथोड और एनोड पे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोग कैसे प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला यह डिपेंड करता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ कि आइदर वो अटैकेबल इलेक्ट्रोड है और नॉन अटैकेबल है। अटैकेबल या नॉन अटैकेबल का मतलब क्या हुआ, आइदर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्ट्रोड खुद, या फिर वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना, यस जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे तुम लोग को एग्जांपल भी बताए थे, ग्राफाइट हो गया या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, वो सारे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं। लेकिन बहुत सारे केसेस में देखोगे हम लोग वैसा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, मेटालिक इलेक्ट्रोड अगर यूज कर रहे हो तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। तो उस तरह से हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड अगर हम लोग लेंगे अटैकेबल या नॉन अटैकेबल, तो उससे हमारा प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा हमारा कैथोड और एनोड पे, वो इम्पैक्ट होता है। तो हम लोग जैसे जैसे एग्जांपल्स देखेंगे आगे उससे क्लियर होगा हमारा। तो पहला तो हो गया नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है सेकंड फैक्टर जो है हमारा, ये होता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट आइदर हम एक्वस फेज वाला लिए हैं या फिर मॉल्टन फेज लिए हैं। ठीक है, दोनों केस में प्रोडक्ट्स डिफरेंट आएगा। एक्वस फेज में लोगे तो एक्वस फेज का मतलब क्या हुआ समझ रहे हो, कि उस सॉल्ट के साथ या उस इलेक्ट्रोलाइट के साथ हमारा वाटर भी प्रेजेंट है, उसको ही एक्वस फेज बोलते हैं ना हम लोग। यस और नो, Yes, तो sir. वहां पे वाटर के भी आयंस प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट के साथ साथ वाटर के भी आयंस प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए उस केस में हो सकता है कि हमको प्रोडक्ट डिफरेंट मिल सके। लेकिन मॉल्टन में क्या होगा, मॉल्टन केस में अगर लोगे तो मॉल्टन में सिर्फ सॉल्ट के ही आयंस तुमको मिलेंगे, उसमें वाटर के आयंस नहीं होंगे। तो इसलिए दोनों केस में इलेक्ट्रोलाइट आइदर हम लोग मॉल्टन या एक्वस जो भी यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो डिफरेंट होगा। ये दूसरा फैक्टर हो गया। तीसरा फैक्टर होता है concentration of the electrolyte, concentration of the electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या है कि वो अगर हम लोग बहुत ज्यादा हाईली कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट यूज किए या डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट यूज किए, उसके बेसिस पे भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफर करेगा। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फिर फोर्थ फैक्टर होता है चार्ज डेंसिटी flowing through the electrodes, flowing through the electrodes, कि कितना चार्ज हम लोग पास कर रहे हैं। समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग यहाँ पे जो कनेक्ट किए हैं दोनों इलेक्ट्रोड को, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग ज्यादा पास कर दें, चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज कर दें, और दूसरे केस में हम लोग क्या करें चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर दें, तो उससे भी हमारा बहुत हद तक इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट इफेक्ट होता है।
ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को अफेक्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट जो है इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये 4 फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को। समझ में आया या नहीं? यस यस, ठीक है, लिख लो फटाफट इसको। उसके बाद हम लोग आगे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। हो गया? यस सर। चलो, तब हम लोग एग्जांपल्स कुछ कुछ देखते हैं। लिख चुके हो ना तुम लोग इतना? Yes. यस आवाज आ रहा है सबको? यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला करते हैं एग्जाम्पल में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl using platinum electrodes। ठीक है, ये बताना। हम लोग molten NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके। तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोड क्या है हमारा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, बताओ? नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं करेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड है हमारा। अब यहाँ पे तुम लोग खुद ही बताना कि अगर molten NaCl यूज किए हो तो कैटायन कौन सा प्रेजेंट होगा वहां पे? सिर्फ Na Na+ होगा, और एनायन में क्या होगा? Cl-। सिर्फ हमारा Cl- होगा। तो अब यहाँ खुद बताओ, रिएक्शन अगर हम लोग लिख रहे हैं, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? सबसे पहले बताओ, एनोड पे। एनोड पे हमको पता है ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन होगा बताओ, Na+ का या Cl- का? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन Cl-। कौन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वही लूज करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में किसके पास है यहाँ पे? Cl। Cl-। तो Cl- यहाँ पे क्या कर रहा है एक्चुअली? Cl- ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, Cl- जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cl2 गैस में। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। समझ में आ रहा है बात? यस सर। अब यहाँ पे बताओ, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। अब कौन सा आयन यहाँ रिड्यूस होगा? Na+ ऑब्वियसली, क्योंकि रिडक्शन हम लोग बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन गेन वही करेगा, वही आयन करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। इलेक्ट्रॉन का जरूरत यहाँ पे किसको? Na+ को। Na+ क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na सॉलिड में। अब यहाँ ठीक है, अब यहाँ खुद बताओ, एनोड पे हमको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? एनोड पे Cl2 गैस इवॉल्व हो रहा होगा, क्लोरीन गैस। और कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा होगा हमको? सॉलिड सोडियम। हाँ, सोडियम जाके उस कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे डिकम्पोज हो रहा होगा, मतलब डिपॉजिट होते जा रहा होगा, है ना? तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि अगर हम molten NaCl का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा कैथोड और एनोड पे? तो लिख सकते हो, कैथोड पे हमको सोडियम मेटल का डिपॉजिट मिलेगा, और एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व होंगे। समझ में आ रहा है बात? यस सर। Yes। ठीक है, नेट रिएक्शन भी तुम लोग लिख सकते हो। नेट रिएक्शन में हमको ऐसे ऐड करना है दोनों को ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो नेट रिएक्शन लिखोगे तो इसको क्या करना होगा, हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद हमारा
आ जाएगा। चलो ये तो हो गया हम सिंपल सा। नेक्स्ट तुम लोग खुद बताओ यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten PbBr2 lead bromide using platinum electrodes, प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा हमको, कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सर एनोड पे तो Br, एनोड पे Br2 मिलेगा और कैथोड पे सर वो Pb। एनोड पे क्या मिल रहा होगा? ब्रोमीन के वेपर्स निकल रहे होंगे, समझ रहे हो बात? Br2 के वेपर्स निकल रहे होंगे। और कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा वहां पे? मॉल्टन है ना, तो मोल्टन लेड लेड। जाके डिपॉजिट होगा। ठीक है, लेड जाके डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो ही आयंस प्रेजेंट है, मॉल्टन PbBr2 यूज किया, मतलब कैटायन हमारे पास Pb2+ है और एनायन हमारे पास क्या है? Br-। तो यही दोनों आयन का एक का मतलब Pb2+ का क्या हो जा रहा है? रिडक्शन हो जा रहा है। और Br- का क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक चीज नोट करके तुम लोग लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है इनफैक्ट। केटायंस with respect to which, क्योंकि अभी तक जितने भी केसेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो सिर्फ मॉल्टन वाला यूज कर रहे हैं। अब अगर एक्वस फेज वाला यूज करेंगे, हम लोग एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, तो वहां पे देखोगे इन इलेक्ट्रोलाइट के आयंस के अलावा वाटर के भी आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वाटर का भी H+ और OH- प्रेजेंट होगा। तो वहां पे वो तुमको ध्यान रखना होगा, वाटर भी वहां पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, कैटायंस विथ रेस्पेक्ट टू विच वाटर इज रेड्यूस्ड, मतलब कौन कौन से कैटायंस हैं जिसके रेस्पेक्ट में वाटर रिड्यूस होगा। ठीक है, मतलब वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो इन सभी कैटायन से ज्यादा होगा। तो कौन कौन से कैटायंस हैं वो याद रखना है तुमको, Na+, K+, Li+, Rb+, मतलब जितने भी क्या है हमारे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायंस हैं, इन सभी, अगर ये सभी के सॉल्ट अगर तुम एक्वस फेज में लिए हो तो वहां पे देखोगे ये सभी कैटायंस तो ऑलरेडी होंगे ही, लेकिन इसके अलावा एक्वस फेज में है तो वाटर भी होगा वहां पे। तो इन सभी कैटायंस के जब भी वाटर इन सभी कैटायंस के साथ प्रेजेंट होगा तो हमेशा ध्यान रखना ये सभी कैटायंस रिड्यूस नहीं होके इसके जगह पे क्या किसका रिडक्शन होगा? वाटर का रिडक्शन होगा। मतलब इन सभी कैटायंस के रेस्पेक्ट में वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? वो ज्यादा होता है, इसलिए पहले वाटर रिड्यूस होगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि दो कैटायंस या दो दो सब्सटेंस एक साथ थोड़ी ना रिड्यूस हो सकते हैं। रिड्यूस हमेशा कोई एक ही सब्सटेंस होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? वो ज्यादा होगा। इन सभी कैटायंस के रेस्पेक्ट में वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? वो ज्यादा होता है। समझ में आया बात? यस और नो? यस। चलो अब दूसरा ये चीज है, दूसरा एनायंस विथ रेस्पेक्ट टू विच, क्योंकि वाटर वो देखो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है, क्योंकि वाटर के पास दोनों आंसर दोनों एबिलिटी होता है। तो यहाँ पे देखो कैटायंस तो रिड्यूस करते हैं हमको पता है, एनायंस क्या होंगे? ऑक्सीडाइज होंगे। हमको याद रखना है यहाँ पे एनायंस विथ रेस्पेक्ट टू विच वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। कौन कौन से एनायंस हैं जिसके रेस्पेक्ट में हमको वाटर को ऑक्सीडाइज करना है? आर, तो ये सल्फेट एनायन SO4 2-, NO3-, फॉस्फेट PO4 3-, या कार्बोनेट CO3 2-। इन सभी एनायंस के रेस्पेक्ट में ये सभी एनायंस अगर वाटर के साथ प्रेजेंट होंगे तो तुमको वाटर को ऑक्सीडाइज कराना है इन सभी एनायंस से पहले। समझ में आ रहा है? क्योंकि वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इन सभी आयन से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये याद रखना है तुमको, क्योंकि वैल्यूज तो याद रखना पॉसिबल नहीं है ना, हर एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। तो इसलिए तुम लोग को ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक्वस फेज में प्रेजेंट होगा तो वाटर पहले ऑक्सीडाइज करेगा या फिर उस सॉल्ट का जो एनायन है वो पहले ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, वो ध्यान रखना होगा तुमको। तो
वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, दोनों एबिलिटी होता है वाटर के पास। तो उन दोनों का इक्वेशन ये ऐसा है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2H2O। वाटर का सबसे पहले ये रिडक्शन वाला है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वाटर अगर रिड्यूस करेगा तो उसका इक्वेशन ये याद रखोगे, 2H2O 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये क्या बनाएगा H2 गैस और प्लस 2OH माइनस। ये वाटर का रिडक्शन वाला इक्वेशन है। और वाटर अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ऑक्सीडाइज करेगा तो ये इस तरह से 2H2O, ये 4H प्लस O2 गैस और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाटर का ऑक्सीडेशन वाला है। ठीक है, तो वाटर के पास दोनों एबिलिटी है, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों। समझ में आ रहा है बात? देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, इसलिए वाटर का ये रिडक्शन वाला रिएक्शन है। और यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन है। तो वाटर के पास दोनों एबिलिटी होता है, ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी। ठीक है, हेलो हेलो, Yes, sir. समझ आ रहा है बात? इतना लिख लियो। Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है या नहीं तुम लोगों को? यस सर। दिख रहा है सर। चलो, दिख रहा है तो फिर चलो हम नेक्स्ट यहाँ पे अब तुमको दे रहे हैं। देखो अब ये सब पॉइंट ध्यान रखने के बाद अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4। अब ध्यान रखना, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम लोग यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। चलो अब ये बताओ तो यहाँ पे तुम रिएक्शन लिख के बताओ, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, एनोड पे क्या हो रहा होगा, और प्रोडक्ट्स क्या क्या ऑब्टेन होंगे हमको, एनोड पे क्या प्रोडक्ट होगा और कैथोड पे क्या प्रोडक्ट होगा। करो तो। कैथोड पे Cu2 प्लस। कैथोड पे Cu2 प्लस और एनोड पे एनोड पे एनोड पे सर O2 गैस मिलेगा। एनोड पे ऑक्सीजन गैस। हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन हम लोग लिए हैं, तो एक्वस CuSO4 अगर लिए हो तो यहाँ पे देखो इसमें Cu2 प्लस तो है ही कैटायन में, और एनायन में क्या है हमारा SO4 2 माइनस। अब इसके साथ साथ क्या है यहाँ पे वाटर भी तो प्रेजेंट है ना, यस और नो? तो Yes. वाटर भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर सकता है यहाँ पे। अब ये बताओ, कैटायन में हमको पता है कि कैटायन में हमारा या तो कॉपर का रिडक्शन होगा, Cu2 प्लस का रिडक्शन होगा, या फिर वाटर का रिडक्शन होगा। तो इन दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वाटर का या Cu2 प्लस का? वाटर का, तो Cu2 प्लस का। Cu2 प्लस, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग को लिखा चुके हैं कि कौन कौन से आयंस हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम है। तो वो सारे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले जनरली होते हैं। उसके अलावा जितने भी कैटायंस होंगे उन सभी का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो वाटर से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे Cu2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल, ये वैल्यूज हमको पता भी है, जैसे कॉपर का हम लोग यूज किए थे। E0 याद है तुमको? Cu2 प्लस से Cu जो वैल्यूज यूज करते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है तुम लोग को याद होगा, 0.34 वोल्ट। न्यूमेरिकल में यूज भी किए थे, ऐसे याद रखना नहीं है, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में तुमको। तो ये है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है।
और वाटर का अगर रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग देखें, इन नॉट रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का, तो ये होता है -0.83 वोल्ट। तो यहाँ साफ साफ तुम कंपेयर भी कर रहे होगे तो साफ साफ दिख रहा है क्या है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कहीं ज्यादा है वाटर से। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे रिड्यूस कौन करेगा हमारा? Copper. कॉपर। तो रिएक्शन एट कैथोड हम लोग लिख सकते हैं, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा हमारा, ये Cu2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में। अब चलो, एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, या तो सल्फेट आयन का होगा या तो वाटर का होगा। अब उन दोनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है? Water. वाटर का, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी लिखा चुके हैं कि कौन कौन से एनायंस है जिसके रेस्पेक्ट में वाटर को ऑक्सीडाइज कराना है। तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इनफैक्ट सल्फेट आयन से बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन किसका हो जाएगा, सॉरी रिडक्शन तो कॉपर का होगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका होगा, वाटर का। तो वाटर का ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन क्या था, याद है? 2H2O किस में कन्वर्ट होगा ये? 4H plus O2. 4H+ O2 गैस और +4 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा कैथोड और एनोड पे। अब प्रोडक्ट अगर तुमसे पूछा गया तो कैथोड पे हमको क्या मिलेगा, सॉलिड कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे जाके, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा होगा। तो देख रहे हो फर्क, यहाँ पे अगर हम लोग मॉल्टन लेते, मॉल्टन CuSO4 लेते, तो फिर प्रोडक्ट हमको ऑक्सीजन गैस मिलता क्या? No, sir. नहीं मिलता। तो फर्क समझ रहे हो ना, कि एक्वस फेज लेने पे और मॉल्टन लेने पे प्रोडक्ट्स चेंज हो रहा है या नहीं इंटायरली। जैसे यहाँ पे हम लोग मॉल्टन NaCl का किए, मॉल्टन NaCl की जगह अगर एक्वस NaCl का यूज करते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट चेंज होता है या वही रहता, बताओ? Change. मॉल्ट चेंज हो जाता, क्योंकि अब वहाँ Na+ का रिडक्शन नहीं होता कैथोड पे, किसका रिडक्शन होता, वाटर का रिडक्शन होता। समझ रहे हो ना? और वाटर का रिडक्शन होगा तो फिर हमको कैथोड पे कौन सा गैस इवॉल्व होता, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता। यस और नो? Sir. तो डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना? ये जो पॉइंट लिखा है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये मैटर करता है कि इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लोग मॉल्टन या एक्वस उन दोनों में लिए तो फिर प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का वो एंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। चलो अब एक और केस दे रहे हैं तुम लोगों को, इसमें बताना प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज नहीं कर रहे हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, मतलब ये अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस केस में तुम लोग बताना प्रोडक्ट हमारा क्या ऑब्टेन होगा। और ये एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous CuSO4 solution। इस केस में बताना प्रोडक्ट हमारा क्या ऑब्टेन होगा। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? हेलो? यस सर। Yes. Yes, sir. sir. चलो बताओ बताओ जल्दी। कैथोड पे तो सर Cu ही डिपॉजिट होगा। ठीक है, कैथोड पे Cu ही होगा, फिर एनोड पे क्या होगा?
बोलो। सर उस पे O2 गैस होगा और वो SO42 जाके रिएक्ट करके फिर सॉल्ट बनाएगा। क्या ये सब बोल रहे हो? चलो यहाँ देखो, ये जैसे वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना, वो -1.23 वोल्ट है, ठीक है। तो -1 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो वाटर का है। और कॉपर का अगर तुम यहाँ पे देखो, हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रोड भी हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे चेंज होता है। तो अगर हम लोग एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन लिए हैं, तो केटायंस यहाँ पे दो अवेलेबल है हमारे पास। एक Cu2+ है, और दूसरा एक तो इसका ऑक्सीडेशन, सॉरी इसका रिडक्शन हो सकता है, और दूसरा वाटर का रिडक्शन। इन दोनों में से तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, बताओ? Cu2+ का। तो रिएक्शन एट कैथोड तो हमारा Cu2+ ही जाके डिपॉजिट होगा। तो कैथोड पे हमारा ये रिएक्शन हो गया, Cu2+ जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये Cu सॉलिड हुआ, ठीक है। तो कैथोड पे तो हमारा Cu कॉपर ही मिलेगा, कॉपर सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होगा। एनोड पे क्या हो रहा होगा, ये देखो। एनोड पे पॉसिबिलिटी है हमारे पास, या तो इसका SO4 2- है, वाटर है। अब यहाँ पे एक और चीज है, अब ये Cu कॉपर रॉड जो यूज किए हम लोग, ये भी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, यस और नो? यस। अब देखो यहाँ पे, अगर हम लोग SO4 और वाटर में कंपेयर करें, तो SO4 सल्फेट आयन और वाटर में हम लोग को पता है कि इन दोनों में अगर ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, तो किसका ऑक्सीडेशन कराते हैं? वाटर का, ऑब्वियसली। हम लोग देख चुके हैं इससे पहले वाले केस में, है ना? यस सर। क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो SO4 2- से ज्यादा होता है। तो वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का, ये होता है -1.23 वोल्ट। ऐसे याद नहीं रखना है तुमको, बट ये ध्यान रखना, वो दिया रहेगा ऑब्वियसली डेटा में तुमको। अब कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ये कितना होता है? क्योंकि कॉपर का अगर तुमको रिडक्शन पोटेंशियल पता है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी पता होना चाहिए। ये क्या होगा? -0.34 वोल्ट, -0.34। ठीक है। तब इन दोनों में तुम खुद कंपेयर करो, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ये बताओ? कॉपर का। कॉपर। कॉपर का। तो अब यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज करेगा या कॉपर खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, बताओ? फिर कॉपर। कॉपर खुद ही कर जाएगा। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। वो अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, ऑब्वियसली वो पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर वाटर का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे कोई एक ही रिएक्शन हो पाएगा ना, और वो रिएक्शन होता है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो एनोड पे उसी का ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे रिएक्शन एट एनोड हम लोग क्या लिखेंगे? एनोड पे कॉपर जो है, जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज किए कॉपर का, वो खुद ही क्या करेगा? कॉपर सॉलिड जो यूज किए हम लोग, वो खुद ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा होगा। समझ रहे हो बात? यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये सीन हो रहा होगा। अब ये वाला रिएक्शन तुम लोग कहीं पे देखे हो इस तरह का? कैथोड और एनोड पे ये इस टाइप का रिएक्शन कभी पढ़े हो या देखे हो? कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन सेल। वो तो अलग चीज है, वो तो गैल्वेनिक सेल, उसको कैसे इससे रिलेट कर रहे हो? ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं हम लोग। ये रिएक्शन, ये वाला प्रोसेस जो है तुम लोग क्लास 10th में पढ़े हो। वो सर इतना हिंट प्यूरिफिकेशन। दे रहा है। अच्छा सर, उसमें है सर वो हम्म, प्यूरिफिकेशन थ्रू इलेक्ट्रोलाइज। हाँ, रिफाइनिंग या फिर यस सर। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। यस सर, यही रिफाइन। सेम प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, याद है तुम लोग को? अगर यस। याद होगा तो वहां पे कॉपर का एक तुम लोग एग्जांपल पढ़े होंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में। तो वहां पे तुम लोग को याद होगा, जो इम्प्योर कॉपर का रॉड है उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं इसके थ्रू। तो जो इम्प्योर रॉड है उसको हम लोग एनोड पे रखते हैं, और जो यस। प्योर कॉपर का रॉड है उसको हम लोग कैथोड बनाते हैं। ये इस तरह का सेटअप है ना, यहाँ पे हम ड्रॉ यस कर सर। रहे हैं। ठीक एनोड रहता है और वो थिन कैथोड हाँ, रहता हाँ।
ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब इसमें हम लोग इम्प्योर रॉड जो है उसको हम लोग एनोड पे रखते हैं, और ये इम्प्योर रॉड ऐसे थिक ले लिए, मतलब इसमें इम्प्योरिटी मिक्स है हमारा। और जो प्योर कॉपर का रॉड है वो थिन रॉड लेते हैं हम लोग, ये प्योर कॉपर का रॉड है, ठीक है। इतना भी थिन मतलब, थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक, इसको सेल से कनेक्ट कर देते हैं। कुछ इस तरह का सीन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया, ये इम्प्योर सीयू का रॉड है, इम्प्योर कॉपर का रॉड। ये एनोड है हमारा, ठीक है। और ये प्योर कॉपर का रॉड, इसको हम लोग क्या बना रहे हैं, कैथोड। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किए हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किए हम लोग, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और एक्वस कॉपर सल्फेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एसिड भी मिला देते हैं, एसिडिफाइड भी देखोगे बहुत जगह लिखा हुआ है। एसिड हम लोग इसलिए मिलाते हैं ताकि उसका क्या हो जाए, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, समझ रहे हो मोबिलिटी बात। आयंस हाँ, का। आयनिक मोबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तब यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे वही सेम टू सेम वही रिएक्शन हो रहा है, ये जो ऊपर लिखे हैं हम लोग। यस सर। कैथोड पे हमको पता है कि कैथोड पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे एक्चुअली पहले देखो, एनोड ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अब ऑक्सीडेशन हम लोग यहाँ पे खुद देखो, ऑक्सीडेशन क्या होगा, ये रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोड जो यूज किए हम लोग, ये इलेक्ट्रोड खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें जो प्योर कॉपर के एटम्स होंगे, इस इम्प्योर रॉड में जो प्योर कॉपर का एटम्स होगा, वो क्या करेगा, खुद 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cu2+ बनाएगा। तो यहाँ से Cu2+ निकल के ये किस में आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है, यस और नो। जो प्योर कॉपर का एटम्स था, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये सॉल्यूशन में आया। अब वो क्या किया, वो जैसे ही सॉल्यूशन में आया, वो फिर उसी 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो कहाँ चला गया, प्योर कॉपर के रॉड पे डिपॉजिट होते जाएगा। तो यहाँ पे आफ्टर सम टाइम तुम ऑब्जर्वेशन क्या देखोगे, कि ये जो इम्प्योर वाला रॉड है, एनोड एनोड वाला रॉड, वो धीरे धीरे थिन थिन। होते जाएगा, क्योंकि एटम्स उससे निकलते जा रहा है बाहर। और वो उसमें से देखो, जो इम्प्योर एटम्स है वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जो इम्प्योरिटी था उसके साथ मिक्स, इम्प्योरिटी देखोगे वो कहाँ जाकर डिपॉजिट होगा तुम्हारा, एनोड मड। हाँ एनोड मड। ये एनोड के नीचे देखोगे वो जाके सेटल होते जाता है, ठीक है। वो नीचे देखोगे यहाँ पे मड के फॉर्म में, मड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे वो इम्प्योर एटम्स जो है उसके साथ जो मिक्स थे, वो सारा नीचे जाके सेटल होगा। लेकिन जो प्योर कॉपर के एटम्स होंगे, वो देखोगे तुम जाके रिड्यूस होते जा रहा है, कहाँ पे, कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा और ये डिपॉजिट होते जाएगा यहाँ पे। तो आफ्टर सम टाइम देखोगे तुम, ये प्योर कॉपर का रॉड जो है ये थिक होते जाएगा, इसका थिकनेस बढ़ते जाएगा, और एनोड वाला जो रॉड है वो थिन होते जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे एनोड मड इसको बोलते हैं। एक्चुअली में ये एनोड मड में कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, Ag हो गया, Au हो गया, सिंपली ये सारे मेटल्स होते हैं, सिल्वर गोल्ड ये सारे, क्योंकि उन सब कॉपर के साथ वो सारे मेटल्स जो होते हैं ये मिक्स्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, तो वो सिंपली जाके नीचे जाके सेटल होते जाएगा, ठीक है। तो ये एनोड मड बोला जाता है। तो एनोड मड, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इज ऑब्टेन्ड ऑफ दैट मेटल whose reactivity is less than copper, जिसका कॉपर से रिएक्टिविटी कम है। कॉपर से रिएक्टिविटी कम किसका होता है, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ये सारे मेटल्स होंगे ना। यस। एनोड Yes, मड में हमको ये सारे मेटल्स मिलेंगे। तो ये हमारा इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया। ये जो प्रोसेस है, कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज करके जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में हेल्प करता है, ये ऐसे एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। ये पढ़े थे या नहीं तुम लोग। ये सर 10th में था, यस 3rd चैप्टर में। चलो, तो ये हो गया हमारा एनोड मड के बारे में, और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम लोग रिफाइनिंग कर रहे हैं मेटल का।
ठीक है, समझ में आया ये सारा चीज? yes. तो अभी तो इसका हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। ठीक है, इसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जो कि हम लोग फैराडेज लॉ के अंदर पढ़ते हैं। फैराडेज के दो लॉ हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ होता है। ठीक है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो उसमें हम लोग दो लॉ पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, और उसमें फिर न्यूमेरिकल आएगा। तो इसमें दोनों एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चंस मेनली इसी टाइप का बनेगा, तुमको एक दे दिया रहेगा और अलग अलग कंडीशंस उसमें दिए रहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट ये यूज करें मॉल्टन एक्वस, या फिर इलेक्ट्रोड ये यूज कर रहे हैं, उसमें हमारा प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा। समझ रहे हो? प्रोडक्ट से रिलेटेड जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैथोड और एनोड पे हमारा प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन। समझ रहे हो ना बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में देखोगे क्वेश्चंस आया हुआ है इससे। तो आज हम लोग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखें, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें फैराडेज का दो लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो वहां पे हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिख चुके हो तुम लोग इतना आज जितना भी बताए? यस सर। क्वेश्चंस तुम लोग बना रहे हो इस चैप्टर का? यस सर, बन रहा है या नहीं बन रहा है? बिल्कुल भी बन रहा है सर। बन रहा है। बन रहा है पक्का? यस सर। यस सर, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में एक चलो डाउट सेशन भी रख लेंगे। अभी तक जितना बनाए हो तुम लोग उससे रिलेटेड कुछ कुछ पूछ भी केमिकल लेंगे। काइनेटिक्स का भी बोले थे, संडे को करेंगे। जो केमिकल काइनेटिक्स का बचा हुआ ही है डाउट अभी? यस सर, प्रीवियस ईयर। अच्छा ठीक है, तो फिर आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है, रुको अब देखने दो, टाइम शेड्यूल देख के करना होगा। ठीक है, हम लगाएंगे एक दिन, चलो केमिकल काइनेटिक्स भी शायद, रुको देखने दो एक मिनट। तुम लोग का किस दिन क्लास नहीं है ये बताओ? इस वीक में है? हर दिन है। डेली। इस वीक में डेली क्लास है, और Yes, डेली sir. तीन तीन क्लास या दो संडे दो को क्लास। एग्जाम। अच्छा, तब तो इस वीक फ्री नहीं हो तुम लोग। सैटरडे को फ्री हो क्या? सुबह में मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में स्कूल रहता है सैटरडे को? फर्स्ट हाफ में यस सर, रहता है। सैटरडे को तो ऑफ रहता है ना स्कूल में? सिर्फ थर्ड सैटरडे। बैंक वाला सिस्टम कर दिया थर्ड सैटरडे से। जो बैंक में तो सेकंड और ऑफलाइन में सैटरडे को छुट्टी था, लेकिन ऑनलाइन में नहीं। ऑनलाइन में रेगुलर लग रहा है। यस सर। तो फिर कैसे मैनेज होगा? सेकंड हाफ में तो तुम लोग का क्लास ही है डेली। सर रख दीजिए, कर लेंगे। ठीक है, हम देखते हैं, हम इन्फॉर्म करेंगे, एक दो दिन के अंदर लगा देंगे एक दिन के समय। ठीक है, यस देखते हैं जिस दिन फ्री है ठीक है। शेड्यूल देख के। ठीक है, चलो तब तक इसके भी क्वेश्चंस बनाओ तुम लोग। ठीक है, इससे भी यहाँ तक क्वेश्चंस ट्राई करो, इससे भी रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, यस यस सर। सर, थैंक यू सर। चलो चलो फिर आगे हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू सर। चलो ठीक है, थैंक यू।